हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइस, आज है हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 3। ओके, स्टैटिस्टिक्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या, सांख्यिकी। काफी लोगों को हिंदी में पता होना चाहिए, अभी भी इंडिया में काफी लोग हिंदी में स्टैट्स पढ़ते हैं। चलिए, सो पहली दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा गाइस, जिसमें मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो सिंगुलर सेंस में उसकी एक डेफिनेशन थी, जहां पे हम लोगों ने कोपाई पढ़ा था। कोपाई में सी था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको लेके हम लोगों ने पूरी की पूरी क्लास नंबर 2 बनाई थी। अब उस कोपाई में से ही आज हम ओ हटाएंगे, ओ चुराएंगे, मतलब ओ उठाएंगे, एंड विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज की पूरी क्लास समर्पित है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा गाइस, स्लाइड्स बनी है, इतना कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है, पिक्चर्स हैं, सही है आप लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए भी। बट जब तक मैं अपने तरीके से कुछ एक दो एग्जांपल ना स्टूडेंट्स को बताऊं, मुझे तृप्ति नहीं होती, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले समझते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कुछ मेरे तरीके से, मेरे दिए हुए एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए एक नया घर खरीदा, मतलब पूरी फैमिली ने फैमिली के लिए नया घर खरीदा, एंड घर पे सोफा, बेड, किचन, ये सब कुछ अवेलेबल है, बट इन सब के लिए सामान अवेलेबल नहीं है। मार्केट गए, मार्केट से सामान लेकर आए। क्या क्या सामान आया? बेडशीट आ गई, पिलो कवर आ गए, पिलो आ गई, किचन का छोटा मोटा सामान आ गया, सारा का सारा सामान लाके हॉल में ऐसे धर दिया गया। कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। ओके, अब इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेडशीट को बेड पे बिछा दो, पिलो कवर पिलो में चढ़ा के, जो पिलो बेड की है बेड पे लगा दो, जो पिलो सोफा की है सोफे पे लगा दो, किचन का सामान किचन में रख दो। डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, सो ऑब्वियसली यार स्टार्ट्स में ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना हमने, हमें तो न्यूमेरिकल डेटा से डील करना है। तो लो, न्यूमेरिकल का एग्जांपल भी लो आप लोग। जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, टीचर स्टूडेंट्स मार्क्स, इस तरीके। तो टीचर ने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मार्क्स रिकॉर्ड करना शुरू किए टीचर ने। 50, 60, 40, 30, 100, 90, 100 मार्क्स का पेपर था। ये रॉ डेटा हो गया। अब इस डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से अगर वो अरेंज कर दे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, या रोल नंबर वाइज बच्चों के मार्क्स लिख दे, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे स्टैटिस्टिकल टूल्स में। ओके, सो आई होप मेरे इन दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ये तो मैंने चद्दर और सोफे वाला एग्जांपल लिया है, तो मैं नहीं लिखना पेपर में, तो मैं समझाने के लिए बस। ओके, चलिए। So what is organization of data? Organization of data means the systematic arrangement of raw data so that it becomes easy to understand, आसानी से समझ में आ जाए, एनालाइज हो जाए, इंटरप्रेट हो जाए। रॉ डेटा in its original form is often large, messy and difficult to work with। है ना यार, कितना अभी सामान सारा घर का ऐसे ही पड़ा रहा है तो कितना मेसी लगता है, अपनी अपनी जगह पे कितना रख दिया जाए, कितना सुंदर लगता है, ऑर्गेनाइज हो गया। ओके, ऐसे ही जब भी कोई डेटा रिकॉर्ड करने गए, मार्क्स बच्चों के 40, तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, सबके लिख दिए एक एक करके मार्क्स। अरे भाई, क्या रोल नंबर था वो लिखना भूल गया, चलो क्या नाम था वो भी लिखना भूल गए। ऐसे ही रॉ डेटा इकट्ठा कर लाए। रैंडम डेटा का क्या करोगे जब तक उसे ऑर्गेनाइज नहीं करोगे। ओके, चलिए, कुछ इसके फीचर्स हैं क्या क्या। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, रिड्यूस बल्क डेटा एंड मेक्स लार्ज डेटा सेट मैनेजेबल एंड रीडेबल। सही बात है यार, अच्छे से रीड करने में आसानी होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्म दैट इज क्लियर एंड एक्सेसिबल टू द रीडर। सामने वाला जो भी करना चाहे उसको लेके, तो उसके लिए एक प्रॉपर उसे डेटा मिले, अच्छा सा बना बनाया। इनेबल कंपैरिजन, स्ट्रक्चर्ड डेटा अलाउ मीनिंगफुल कंपैरिजन अक्रॉस ग्रुप और टाइम पीरियड्स। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो डेटा को अरेंज करके रख दिया आप लोगों ने, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो पता लग सकता है टॉपर कौन है, एवरेज कौन है, और किसके कम मार्क्स हैं। रेडी फॉर एनालिसिस, ऑर्गेनाइज डेटा इज प्रिपेयर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है, मीन, मीडियन, मॉड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सब कुछ डेटा ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। जैसे आप सबको आई होप मीडियन निकालने आती हो, तो मीडियन के लिए जब तक डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में ना मिले तो क्या मीडियन निकल सकती है? नहीं। इसलिए मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ऑर्गेनाइज करो। सेव टाइम एंड एफर्ट, रिड्यूस टाइम स्पेंट सर्चिंग थ्रू अनस्ट्रक्चर रॉ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली यार, ऐसी रॉ डेटा पड़ा रहेगा तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा कोई भी चीज़ करने में, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने में, किसी भी चीज़ के एनालिसिस करने में, इंटरप्रिटेशन करने में। ओके, इसलिए डेटा हैज टू बी ऑर्गेनाइज। फाइन,
So this is all about the basic meaning of organization of data. Now organization के अंदर ही हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या? क्लासिफाई कर दिया, से अंग्रेजी वर्ड है, क्लासिफाई कर दो, फाइन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मींस अरेंजिंग रॉ डेटा इनटू ग्रुप बना दो, कैटेगरी बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. It is the first step in making data useful for analysis. There are 4 major type of classification, each based on different criteria. मतलब ग्रुप बनाने का मतलब सपोज करो अगर जेंडर वाइज मार्क्स लिख दो बच्चों के, फाइन, बॉयज के मार्क्स इतने, गर्ल्स, रोल नंबर वाइज मार्क्स लिख दो, तो एक तरीके से आप लोग एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो. ओके बाकी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, उससे इसको और डिटेल में समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा. सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल डेटा बेस्ड ऑन टाइम, ईयर, मंथ्स एंड डेज. आप लोग रोज अपने मार्क्स, रोज एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो. ओके आज भी मैथ्स का टेस्ट है, कल भी मैथ्स का टेस्ट है, परसों भी मैथ्स का टेस्ट है, तीनों दिन के मार्क्स रिकॉर्ड करोगे, उसे कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन डेटा बेस्ड ऑन प्लेस और रीजन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से आप मार्क्स लिखो. लेट अस सपोज स्टेट के हिसाब से बिहार में क्या नाम है, क्या पासिंग परसेंटेज रही, दिल्ली में क्या पासिंग परसेंटेज रही 12वीं की, फिर उसके बाद मुंबई में क्या रही, फाइन. तो ये आपके हो गए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव क्लास डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी. डेटा को बस, जैसे जेंडर है, अब जेंडर की कोई क्वांटिटी तो नहीं होती, वो तो क्वालिटी होती ना, बॉय और गर्ल. रिलीजन है, उसकी कोई क्वांटिटी तो नहीं होती, उसकी कोई वैल्यूज तो नहीं होती ना, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फाइन. नेक्स्ट है क्वांटिटी डेटा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो यार ये तो न्यूमेरिकली क्लासिफाई हम लोग करेंगे. चलो डिटेल में समझते हैं हम लोग इसको, तो ज्यादा मजा आएगा. Chronological classification, when data is arranged according to time order such as year, month or days, it is called chronological classification. It is particularly useful for identify trend and pattern over a period. जैसे सपोज करो 2020 में क्या प्रोडक्शन हुआ, 21 में क्या प्रोडक्शन हुआ किसी कंपनी का, 22 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, तो ये एक ट्रेंड बता देता है, पैटर्न बता रहा है. जैसे सपोज करो ईयर बाय ईयर प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है आई वुड से. इसी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेके स्टैट्स में पूरी एक यूनिट बनी हुई है बच्चों, टाइम सीरीज के नाम से. ओके किस नाम से? टाइम सीरीज के नाम से. नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. व्हेन डेटा इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द प्लेस, रीजन और लोकेशन, इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इट इनेबल्स कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट एरिया, स्टेट्स. सपोज करो बिहार में क्या लिटरेसी रेट है, हरियाणा में क्या है, केरला में क्या, ऐसा कुछ नहीं. इंडिया के अगर सपोज करो पॉपुलेशन में वर्ल्ड में सारी कंट्री की लिखना चाहता हूं, तो वो भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगी. इंडिया में ये पॉपुलेशन है, यूएस में ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, फाइन, तो वो भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में काउंट होगा. नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन गाइस. व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव. तो क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट्स एक ही बात है यहाँ पे. इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. जैसे कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, जेंडर हो गए, तो जेंडर हैज 2 क्लासेस, बॉयज एंड गर्ल्स. रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी डालना चाहो. एजुकेशन लेवल हो गया, जैसे अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, तो जितने भी आप बना सकते हो. एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड हो गया और अनएम्प्लॉयड हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्ड कोई नंबर्स नहीं है गाइस, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में काउंट है. फाइन, आगे देखें. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल वर्सेस मैनीफोल्ड. तो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ओनली 1 एट्रीब्यूट्स. डेटा इज डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली 2 क्लासेस. तो जो भी होगा, जेंडर होगा, उसमें 2 ही क्लासेस लाई करेंगी, 1 पोजेसिंग द एट्रीब्यूट्स एंड 1 विदाउट इट. ठीक है. एग्जाम्पल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट. तो इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो. जैसे सपोज करो पॉपुलेशन है, इसको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, इलिटरेट एंड लिटरेट. फाइन, इसे कहते हैं हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन. ओके, जहां पे आपके पास एक एट्रीब्यूट होगा, यहां पे इसमें 2 ही क्लासेस लाई कर रहे हैं. और मैनीफोल्ड बेस्ड ऑन मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स, डेटा इज फर्स्ट क्लासिफाइड, देन ईच क्लास इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब क्लासेस. फॉर एग्जांपल, यहीं पे एग्जांपल बना दो एक अच्छा सा आप लोगों के लिए. देखो, लेट अस सपोज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हो गई आपके पास इलिटरेट और लिटरेट. इसी में इलिटरेट में ले लिया मैंने मैन एंड वुमेन, इलिटरेट मैन एंड वुमेन,
मैन एंड वुमेन मैंने ले लिया, मैरिड एंड अनमैरिड, मैरिड एंड अनमैरिड, मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है यार, मैरिड एंड तो देखो ना, इसे कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आई होप सबको क्लियर हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, बस जो भी होगा उसके कॉरस्पॉन्ड कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज एग्जिस्ट करी। अब जेंडर था, रिलीजन था, उसके कॉरस्पॉन्ड कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं थी ना गाइस, वो क्लासिफाई हो रहे थे कैसे, एट्रीब्यूट्स थे, क्लासेस थी, बॉय गर्ल, लिटरेटेड लिटरेट, इस तरीके से। बट यहां पे इसके कॉरस्पॉन्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग स्टडी इज कॉल्ड अ वेरिएबल which is why it is known as classification by variable। इसको डिटेल में करेंगे आगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, unlike qualitative classification, quantitative data deal with measurable phenomena, value that can be counted, calculated or placed on number। जैसे इनकम है, तो इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग आपके नंबर्स होंगे, 10,000 इनकम, 25,000 इनकम, 50,000 इनकम, फाइन। एज है, एज के कॉरस्पॉन्ड नंबर्स होंगे, मार्क्स हैं नंबर्स, हाइट है नंबर्स, ओके। तो ये वेरिएबल्स में काउंट होंगे, इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं, तभी इनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल, ओके। Why it is matter? Quantitative classification allow us to apply powerful statistical tools, calculating average, measuring spread, drawing conclusion from numerical pattern, okay। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको 4 टाइप की क्लासिफिकेशन आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गई हो, ओके। क्या क्या थी दोबारा बोल देता हूं, क्रोनोलॉजिकल वाला हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया और ज्योग्राफिकल बेस्ड हो गया, ओके। चलिए कुछ की ऑब्जेक्टिव है डेटा क्लासिफिकेशन के, एक बार इनको देख लेते हैं, देखिए प्लीज। चलिए गाइस नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, की ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई नो दैट, बट मैं आप लोगों के लिए रीड कर दूंगा और पीडीएफ तो आपके पास होगी, ठीक है, बट इसको समझिएगा जरूर, बहुत ही प्यारा आएगा। तो की ऑब्जेक्टिव, क्या की ऑब्जेक्टिव है डेटा क्लासिफिकेशन के? सबसे पहला है कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या लिखा है? रॉ डेटा इज यूजुअली लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्लासिफिकेशन रिड्यूस दिस बल्क डेटा इनटू सिंपल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म, छोटा कर देता है ना। इट मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। बच्चे कहेंगे छोटा कैसे कर देगा, इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, अब कैसे छोटा करेंगे इन्हें, क्या करेंगे, मतलब पिचका देंगे नंबर्स को, ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समझ करो, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग 1000 इंडिविजुअल इनकम, वी क्लासिफाई देम इनटू इनकम एज ग्रुप। 1000 लोगों की इनकम लिखी हुई है, किसी की 10,000 है, किसी की 11,000 है, किसी की 12,000 है, 50,000 है, किसी की लाख रुपए, किसी की ऐसे थिंग। तो डिवाइड कर लो, मतलब इनकम, मैक्सिमम इनकम लाख रुपए, लेट अस सपोज। तो 0 से 1000 कमाने वाले अलग, 1000 से 2000 कमाने वाले अलग, इस तरीके से ग्रुप बना लो, कॉम्पैक्ट हो गया ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर एक की इनकम अलग अलग अलग, ऐसे कॉम्पैक्ट कर लो, 0 से 1000 वाले अलग, 1000 से 2000 वाले कितने लोग हैं, 2000 3000 वाले कितने लोग, इससे कहते हैं ग्रुपिंग कर, ओके। काफी लोग ध्यान नहीं देते, 10th क्लास में इसको पढ़ लेते हैं स्कूल लेवल पे, बट ध्यान नहीं देते। चलो, तो पहला की ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। सेकंड है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। ओ माय गॉड, क्लासिफिकेशन अरेंज डेटा इन अ वे दैट अलाउ इजी कंपैरिजन। क्लासिफिकेशन से कंपैरिजन आसान होता है, जैसे रीजन वाइज। अभी देखो हमने किया था ना, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया था, तो बिहार में इतना लिटरेसी रेट, पंजाब में इतना लिटरेसी रेट, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपैरिजन कितना। तो फैसिलिटेट कंपैरिजन सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव ये भी है इसका, ओके। डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अब 2021 का प्रोडक्शन इतना है, 22 का इतना। अगर तुमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है तो आप ईयर वाइज ईयर कंपेयर कर सकते हो ना, इस ईयर प्रोडक्शन इतना, पिछले साल कम था, बढ़ गया है, तो कंपैरिजन किया जा सकता है, फाइन। तो कंपेयरिंग लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट स्टेट लेवल बिकम इजी व्हेन डेटा इज ग्रुप स्टेट वाइज। तो एग्जांपल हो गया बेसिकली। चलिए आगे कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं आप, वो जेंडर ले लिया, बॉयज गर्ल्स, मार्क्स ले लिए, तो बॉयज के मार्क्स कितने, गर्ल्स के मार्क्स कितने, कुछ उस सेंस में आप बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्रुप टुगेदर डेटा आइटम्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो उनका ग्रुपिंग कर लो, जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिमिलर फीचर्स हैं, सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, उनका अलग ग्रुपिंग कर लो। हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मुझे कुछ आज इंटरव्यू रखा मैंने 1000 लोगों का, ओके, 1000 लोग इंटरव्यू के लिए आए। अब यार मेरे को स्पेशली चाहिए फ्रेशर, क्योंकि जिसने काम नहीं किया, बिकॉज मैं सैलरी थोड़ी कम देने वाला हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल सैलरी है, तो बुलाया मैंने सभी को। फ्रेशर चाहिए मुझे, और मुझे लेट अस सपोज
18 से 20 के बीच का ही कोई लड़का चाहिए इस काम के लिए। तो अब इतने सारे लड़के लड़कियां फिलहाल सब कुछ आ गए, सब लोग आ गए हैं। तो मैंने तो इंटरव्यू के लिए ऐसे ही पब्लिश किया था न्यूज़पेपर, तो इतने 1000 लोग आ गए। तो अब क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन कर लो, जेंडर बॉयज गर्ल्स, फिर एज ग्रुप निकाल लो, 18 से 25 के अलग, 25 से 30 के अलग, 30 से 35 के अलग। फिर ऑक्यूपेशन लगा लो कि फ्रेशर है या नॉन फ्रेशर है। तो देखो इन सबसे कितना मुझे कंपैरिजन आसानी हो जाएगी, मतलब इस क्लासिफिकेशन से तो मेरा काम है आसान हो जाएगा। मैं बॉयज को उठाऊंगा, फ्रेशर्स को उठाऊंगा और 18 से 25 के ग्रुप के लोग उठाऊंगा, तो मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो आइडेंटिफाइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, आई होप समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल। Highlighting important data. Classification helps to focus on relevant and significant data, remove unnecessary detail that may confuse analysis. For example, business classifying customer into high value and low value group, highlighting key customer. Key customer चाहिए तो high value और low value उठा लो, बाकी को हटाओ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टीचर 50 बच्चों को टेस्ट लेने गया था, दूसरे सेक्शन के 3 बच्चे कहेंगे मैम सर हमें भी टेस्ट देना है। मैंने बैठ दो भाई टेस्ट दे लो, बट मेरे लिए उन 3 बच्चों के मार्क्स इसी काम के लिए, क्योंकि मेरे को अपने 50 बच्चों की परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इनेबलिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा पॉइंट है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा रेडी फॉर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। ऑब्वियसली मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस बिना क्लासिफिकेशन के कैसे कर पाओगे। ग्रुप बनाने से अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद हो 10th में पढ़ते रहे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख लो। इन सबसे मीन, मीडियन, मॉड और बाकी सब ये टर्मिनोलॉजी कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग यूटिलिटी एंड डेटा मैनेजमेंट। क्लासिफाइड डेटा इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब वो ये भी एक तरह से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते थे ना, कि भाई मेरे को किनको अलग से लेना है, जिनको मतलब कौन सा मुझे ग्रुप चाहिए जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, जो मेरा काम कर पाएगा, जो जिस जॉब के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे वो लोग चाहिए। फाइन। So improving utility and data management, classifying data is more useful for decision making, help in efficient storage, easy retrieval, better management. In modern context, also support data security, ensuring sensitive data is handled properly. हाँ यार, डेटा को आज के टाइम पे जब डेटा साइंस और ये सब कुछ चल रहा है, तो डेटा को कितने अच्छे से मैनेज करना जरूरी है, तो उसके लिए डेटा पहले क्लासीफाई होना जरूरी है। ओके, तो आप कोई 5 भी लिख सकते हो। ये थोड़ा आपको हैवी लगा होगा बिगिनर्स को, तो पहले 5 भी काम चलाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। की ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। प्लीज देखिए। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन पे। आई नो मेरे लेक्चर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, कुछ लोग 15-20 मिनट में भी चीजें खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ाते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में अलग से इसके लिए लेक्चर बनाते हैं जब एग्जाम में इसका सवाल आ जाता है। तो मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता। अगर आपने मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का देखा है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई और किताब से भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एवरी आइटम और डेटा मस्ट बी इंक्लूडेड इन सम कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी आप लोगों ने बनाई है या जो भी ग्रुप आपने बनाया है, कोई भी उसमें छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रुप कुछ इस तरीके का बना दिया है जहां पे आप मार्क्स ले रहे हो बच्चों के, पता है आपको 0 से 10, 10 से 20, ऐसे किसी यही है मतलब जो ग्रुप बन सकते हैं, तो कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा। कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी कैटेगरी में लाइक कर ही रहा होगा, किसी ना किसी ग्रुप में लाइक कर ही रहा होगा। ओके, बट अगर किसी ने ग्रुप सिर्फ 70 से 80 तक का बनाया है, उसे लगा 80 से ऊपर किसी के मार्क्स आ ही नहीं सकते, तो फिर कोई ना कोई स्टूडेंट छूट सकता है अगर किसी के 80 से ऊपर मार्क्स आ गए तो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, गुड क्लासिफिकेशन, अच्छी क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सेकंड है क्लैरिटी। क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा बनाया है क्लास इंटरवल लाइक 0 से 10, 10 से 20, तो कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। बेटर टू यूज 0 से 10 और 11 से 20, ये यूज कर लो। बाकी इसको अभी आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि अगर ऐसा भी लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, अगर इसका मीनिंग पता है तो। दैट विल डू लेटर, आज की क्लास में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी। ईच क्लास शुड बी कंटेन आइटम विद इन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी विद इन द ग्रुप, मेक एनालिसिस मोर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग पीपल बाय एज, 0 से 18 के बीच के लोग अलग, 19 से 35 साल के बीच के लोग अलग, तो 0 से 18 के बीच के लोग 50 लोग हैं, तो ये होमोजीनियस ग्रुप है। ये 50 लोग 0 से 18 की एज के बीच के लोग ही हैं।
ठीक है, 19 से 35 वालों की जो एज है वो अलग ग्रुप है, वो अलग एक होमोजीनियस ग्रुप है, तो इसे कहते हैं होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी। ओके, नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी। क्लासिफिकेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। भाई आप लोग जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो पता लग जाना चाहिए भाई, अगर कोई भी डेटा कलेक्ट किया गया उसके पीछे का पर्पस क्या था, क्यों ये इन्वेस्टिगेशन की गई थी, ये सब क्यों किया जा रहा है, तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन करो। एग्जाम्पल देखो, टू स्टडी लिटरेसी क्लासीफाई पीपल एज लिटरेट एंड इलिटरेट नॉट बाय इनकम। इनकम के थ्रू क्लासीफाई करके क्या करोगे आप, लिटरेट और इलिटरेट की फॉर्म में पीपल को क्लासीफाई करो अगर आपको लिटरेसी को स्टडी करना है। ओके फाइन। अब सपोज करो मेरे को बच्चों के मार्क्स को स्टडी करना है, तो मैं उनकी एज जान के क्या पूछूंगा, भाई तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो बताओ, मैं 4 घंटे पढ़ता हूं, मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, मैं 7 घंटे। स्टडी आवर्स नोट करके क्या करूंगा, इफ माई इंटरेस्ट इज नोइंग द एवरेज मार्क्स ऑफ देम। समझ गए? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम, हेल्प इन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स और स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेबल होने चाहिए। इफ इनकम ग्रुप आर यूज दिस ईयर, सिमिलर ग्रुपिंग शुड बी यूज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फॉर कंपैरिजन। अभी मैंने इनकम अगर 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000, 3000 बनाया, वही ग्रुप में अगले साल भी यूज कर सकता हूं। हो सकता है उसमें नंबर ऑफ पीपल ऊपर नीचे हो जाए, किसी की सैलरी बढ़ती घटती ऊपर नीचे हो जाए, बट वो ग्रुप सेम मैं यूज कर सकता हूं। स्टेबिलिटी उसे कहते हैं। इलास्टिसिटी, क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट चेंजेस। इलास्टिसिटी मतलब आप चेंजेस कर सकते हैं क्लास। अगर सपोज करो पहले 80 नंबर का पेपर होता था बच्चों का, तो 0 से लेकर 80 के बीच की क्लासिफिकेशन करी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे। अब 100 नंबर का हो गया, तो 80 से 90 और 90 से 100 भी ऐड ऑन कर दो, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम लेवल राइजेस, न्यू इनकम कैटेगरी कैन बी इंट्रोड्यूस। ऐसे ही मार्क्स का लेवल अगर बढ़ जाता है तो नई मार्क्स की कैटेगरी को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। चलिए अब आगे मूव करते हैं। चलिए गाइस, नाउ मूव करते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल्स आप अप्लाई करोगे ना, वो सब टूल्स वेरिएबल पे ही लगे। तो वेरिएबल होता क्या है पहले वो समझते हैं। वेरिएबल एक किसी भी तरीके का ऐसा फिनोमेना, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर किया जाता है, एंड दैट कैन चेंज ओवर टाइम, जो समय के साथ चेंज हो सकता है। जैसे हाइट देख लो, हाइट एक वेरिएबल है, समय के साथ चेंज होती रहती है। वेट देख लो, एक वेरिएबल है, समय के साथ चेंज होता रहता है। और प्रोडक्शन ले लो, किसी भी प्रोडक्ट का हर साल चेंज होता रहता है। सो ये सब वेरिएबल में काउंट होते हैं। ओके, वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, सबसे जरूरी डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। टेक्स ओनली स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यू, यूजुअली होल नंबर्स। ज्यादातर जब होल नंबर्स में वैल्यू होती है उसे डिस्क्रीट वेरिएबल में हम लोग काउंट करते हैं। देयर आर गैप्स बिटवीन दी पॉसिबल वैल्यूज, कोई ना कोई गैप होगा। जैसे सपोज करो वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, सो 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 25, 40, तो आप देख सकते हो होल नंबर्स हैं। गैप भी आ सकता है, जैसे सपोज करो अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 बोलूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बोलूं, तो एक में 40 है, एक में 50 है, एक में 55 है, तो गैप आ रहा है, ह्यूज गैप आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिफरेंट सेक्शंस में, फाइन, प्लस होल नंबर्स भी। और देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन होल नंबर्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नंबर ऑफ कार्स 1 हो सकती है, किसी का 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए। वेरी कर सकती है ना गाइस ये, फाइन, ओवर टाइम। क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर भी हो रही है, कभी कोई ना किसी के साथ कोई ना कोई यूनिट भी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, यू कैनॉट हैव 2.5 स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं, मतलब 2 जो हो ही नहीं सकता, फिर वो कैसे वेरिएबल बनेगा। तो इसलिए कहते हैं होल नंबर्स में जब हम बात करेंगे और गैप आएगा वैल्यूज के बीच में, तो डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट। वेयर एज कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल, नो गैप एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू। अब हाइट देखो, 150.5 के बाद ये नहीं कि सीधा 160 हो जाएगी, 150.51 भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो देख लो ये सारे के सारे हाइट हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल, वेट हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल का, टेम्परेचर हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल, पॉइंट्स में आ रहे हैं। एंड गैप नहीं होता वैल्यूज में, रेंजेस होती है कि हाइट 160 से 165 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो 160 से 165 के बीच में 160 के बाद 161 नहीं होगी, 160.0001 भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में काउंट होता है। तो वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजरेबल मोर प्रिसाइसली।
चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। तो मैंने थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, कभी कभार पेपर में पूछ लेता है। नेचर क्या है, काउंटेबल है, मेजरेबल है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 160 के बाद की हाइट क्या होगी, 160.111111 बहुत सारी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए रेंजेस में लिखते हैं इस लोग हमेशा, ये काउंटेबल होती है, काउंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आज की जैसे एक गाड़ी है तो अगली गाड़ी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, काउंटेबल। वैल्यू स्पेसिफिक इंटीजर ओनली, एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। गैप्स, यस गैप एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू, नो वैल्यू फ्लो कॉन्टिन्यूसली, कोई गैप नहीं चलता, फाइन। एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट, फ्रैक्शन पॉसिबल, नो इसमें होता है, ओके बोलना। तो अभी रूल ऑफ थंब याद रखो, जब होल नंबर में वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ और उनके बीच में गैप तो ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा, होल नंबर वैल्यूज आ रही हैं तो डिस्क्रीट में हो गया। और जब आप लोग पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन से वैल्यू आ रही है, एक इंटरवल्स में लिखी में वैल्यूज, तो वो कॉन्टिन्यूस में काउंट होता है, ओके। बाकी अपने आप में और भी बहुत आगे जाके प्रोबेबिलिटीज वगैरह में बहुत डिटेल में भी है, बट अभी के लिए आप लोगों को इतना जानना बहुत है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सबको पता है यार, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू अपीयर इन अ गिवन डेटा सेट। सपोज करो एग्जांपल डेटा सेट है 2 3 3 5 5 5 5, ओके। तो 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बारी। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बारी। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, frequency distribution arrange data into a table showing how often each values occur, making pattern instantly visible। तो एक प्रॉपर टेबल फॉर्म में बता दो। तो वैल्यू जैसे ये 5 10 15 है, तो 5 एक बार रिपीट हुआ था, 10 2 बार रिपीट हुआ था, 15 3 बार रिपीट। इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बोलना। आगे अगर बढ़े हम लोग, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो एक एक करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों सीरीज। अभी डिटेल में समझ लो, बाद में जब आगे स्टैट्स के टूल्स यूज होंगे तब ये डिस्कस नहीं होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज प्रेजेंट ईच ऑब्जर्वेशन सेपरेटली, हर ऑब्जर्वेशन को अलग अलग दिखाया जाएगा, विदाउट एनी ग्रुपिंग और फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट। ना उसके कॉरेस्पॉन्ड के फ्रीक्वेंसी होती है, ना कोई ग्रुपिंग करी जाती है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, ओके। अरे 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 ये क्या खुल गया, एक सेकेंड गाइस, मैं दोबारा से ओपन कर लूं। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये रहा, फाइन। इंडिविजुअल डिस्क्रीट, इंडिविजुअल मतलब बस डेटा को लिख दिया गया, दैट्स ऑल। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। तो इंडिविजुअल को यहाँ पे 2 टाइप की इंडिविजुअल सीरीज होती है, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज एंड ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। अनऑर्गेनाइज मतलब डेटा इज प्रेजेंटेड इन इट्स ओरिजिनल रॉ फॉर्म विद नो ऑर्डर और अरेंजमेंट। अरेंज वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे लिख दिया। मार्क्स लेके बच्चों के बस ये मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 45 60 50 55 60, नो सॉर्टिंग, जस्ट रॉ डेटा एज कलेक्टेड, एनालिसिस इज डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट इट। फिर आती है नेक्स्ट, आती है ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। हम लोग ज्यादातर इससे डील करते हैं। डेटा इज अरेंज इन अ सिस्टमैटिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मेकिंग इट इजियर रीड एंड एनालाइज। एग्जांपल एज लिख दी 12 13 14 15 16, ओके फाइन। डिस्क्रीट है गाइस, है ना, ये तो डिस्क्रीट हो गया देखो फिलहाल अभी के लिए, फाइन, ओके। दोनों में डिफरेंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A discrete series shows a distinct separate value of a variable along with their corresponding frequency. How many times a value occur? Tally marks are often used to count each. ये सबको पता होगा। Tally marks थोड़े से मेरे गंदे बने हुए हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। गंदे इसलिए बने हुए, मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के पास जैसे 10 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 15 वाले 2 बच्चे हैं, 20 वाले 3 हैं और 30 वाले 25 वाले 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 को ऐसे करते हैं, याद करो, फिर 1 2 7, तो 7 हो गए, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज आप लोगों के पास, पहले हमने वेरिएबल समझ लिया, फिर हमने वेरिएबल में 2 वेरिएबल समझ लिए, डिस्क्रीट वेरिएबल और क्या नाम है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। फिर उसके बाद 3 टाइप की सीरीज से हम डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। आगे बढ़ते हैं जी। आई होप क्लियर होगा ये सबको, ये सबने 10th क्लास में भी देखा ही होगा यार। ऐसे 30 मार्क्स वाले मान लो 4 बच्चे हैं, 40 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे चले, ओके। एंड 50 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से, दैट्स ऑल, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉन्टिन्यूस सीरीज पे जाने से पहले, कुछ की टर्म्स है जो आप लोग को याद रखनी है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। क्या क्या है देख लीजिए यार। सबसे पहले है, पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज है क्या, कॉन्टिन्यूस सीरीज को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह।
group data into a class interval before working with it. You must understand the essential terminology used. तो बेसिकली क्लास इंटरवल्स बना देता है पहले से ही, जैसे हाइट के लिए बना दिए कि भाई 140 से 150 की हाइट वाले लोग अलग, 150 से 160 वाले अलग, 60 से 170 वाले अलग, इस तरीके से. फाइन. एंड ये कॉन्टिन्यूस सीरीज डेफिनेटली कनेक्टेड टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज होती है. ओके, आगे देखते हैं. क्लास इंटरवल में बात अगर हम लोग करें, सब इसकी कुछ टर्म्स है जो हम यूज करेंगे. पहला क्लास इंटरवल, अ रेंज ऑफ वैल्यू यूज टू ग्रुप डेटा. एग्जांपल जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तुमने क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, भूलना मत. नेक्स्ट आते हैं क्लास लिमिट. द स्मॉलेस्ट द लोअर एंड द लार्जेस्ट द अपर वैल्यूज ऑफ द क्लास. जैसे अगर 10 से 20 वाला आपके पास क्लास इंटरवल चल रहा है, तो ये 10 हो गई लोअर लिमिट और 20 हो गई अपर लिमिट, इसे कहते हैं क्लास लिमिट. फाइन. आगे बढ़ते हैं क्लास विड्थ. क्लास विड्थ का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि 10. फिर आती है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का मतलब होता है, मिड वैल्यू मतलब इसके बीच की वैल्यू वो कैसे निकलता है, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2. तो लिखा है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2. जैसे 10 से 20 में 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15 आ गया. ओके, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन ईच क्लास इंटरवल. जैसे 10 से 20 के बीच जिसके मार्क्स आए हैं वो 5 बच्चे हैं, तो फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, यूज्ड व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल इन द विड्थ. तो जब अनइक्वल विड्थ होती है ना गाइस, अनइक्वल विड्थ का मतलब मैं आपको बता दूं, लेट अस सपोज मैंने मार्क्स कुछ ऐसे लिए बच्चों के, 0 से 10 वाले अलग, 10 से 40 वाले अलग, 40 से 60 वाले अलग और 60 से 65 वाले अलग. तो 0 से 10 वाले मान लो 6 बच्चे हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 6 अपॉन में, आप लोगों के पास इसके बीच का गैप कितना है 10. इसमें मान लो 10 से 40 के बीच 15 बच्चे हैं, इसका गैप कितना है 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी 50 अपॉन में 30. समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, भूलना मत. ओके, और ये तब यूज करते हैं जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं, तो वील डू दैट आल्सो, नो नॉट एन इशू. नेक्स्ट हमारे पास आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी का पार्ट है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो इस तरीके से क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है. क्यूमुलेटिव मतलब पहला 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 2 10. उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रनिंग टोटल फ्रीक्वेंसी from the beginning of distribution. It tells how many observations fall below or above a particular class. ठीक है, जैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 8 जो है, ये 30 से कम जिनके मार्क्स आए वो 8 बच्चे हैं, 40 से कम जितने मार्क्स आए वो 10 बच्चे. ओके, चलिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला यहां भी लिखा है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ, और मिड वैल्यू दोबारा लिख दिया मैंने L प्लस यू डिवाइड बाय 2. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली बेटा. आगे अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो 4-5 टाइप की कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, नॉट 3 टाइप की. तो सबसे पहली देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज. तो द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स क्लास एंड इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट इन द स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल अगर 10 से 20 क्लास इंटरवल है, द वैल्यू 20 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट क्लास, नो ओवरलैपिंग और गैप. मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, देख लीजिए. मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपने क्लास इंटरवल बनाए 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30. तो इस 0 से 10 के बीच के जो बच्चे हैं और 10 से, तो ये 10 क्या दोनों में आ रहा है, नहीं, ये है जिनके मार्क्स 0 आए और 10 से कम आए. ओके, वो बच्चे आएंगे, और जिनके एग्जैक्टली 10 आए हैं वो इसके अंदर लाई करेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज का बेसिक मतलब होता है जो अपर लिमिट होती है ना बेसिकली क्लास इंटरवल की, या इसकी जो भी अपर लिमिट होगी, फाइन, उसके कॉरेस्पॉन्ड जितने भी नंबर्स, जो भी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होगी, वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में, वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए काउंट करनी है. बोलना ठीक है ना, ये याद देख लो. 10 से 20 में द वैल्यू 20 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट क्लास. तो जो मार्क्स 10 है वो अगली क्लास के लिए लाई करेंगे. ऐसी जो मार्क्स 20 हैं, इसमें कौन से बच्चे आएंगे, जिनके मार्क्स 10 आए या 10 से ज्यादा आए बट 20 से कम आए, वो बच्चे यहां पे लाई करेंगे. ओके, और जिनके 20 आए वो यहां लाई करेंगे. तो इस इंटरवल में कौन कौन से बच्चे लाई करेंगे, जिनके 20 आए, ठीक है, या 20 आए और 30 से कम आए. तो मोर देन इक्वल टू 20 बट लेस देन 30 जिनके मार्क्स आए, वो स्टूडेंट्स बेसिकली यहां लाई करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो यहां पर लाई करेंगे. ठीक, नेक्स्ट आते हैं इंक्लूसिव सीरीज. बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास. ओके, अपर एंड लोअर लिमिट दोनों, जैसे सपोज करो 0 से 10 है, तो 0 से 10 के बीच के बच्चे तो लाई करेंगे जिनके 0 10 के बीच में, बट जिनके 0 भी आए हैं, जिनके 10 भी आए हैं, वो भी इसमें लाई करेंगे.
उसे कहते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है। देखो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ठीक है जी, फाइन। चलिए, तो द वैल्यू 19 बिलोंग्स टू दिस क्लास, फाइन, एंड 20 स्टार्ट्स द नेक्स्ट क्लास। 20 इसमें लाएगा। आई होप समझ गए सारे का सारे। एक्सक्लूसिव के लिए क्या है, जिस भी क्लास इंटरवल की जो भी अपर लिमिट रही होगी, जो भी क्लास अपर क्लास लिमिट रही होगी, वो बेसिकली नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट होगी। ठीक है, बट इंक्लूसिव सीरीज में अपर लोअर सेम उसी क्लास के लिए लाइक करेंगे। खत्म। ओपन एंडेड क्लास, द फर्स्ट क्लास हैज नो लोअर लिमिट और द लास्ट क्लास हैज नो अपर लिमिट और बोथ। यूज व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज आर अनसर्टेन। जरा सपोज करो आप लोगों ने कुछ ऐसा एग्जांपल बनाते हैं, इनकम ग्रुप बिलो 10,000 एंड अबव 30,000। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ग्रुप लाइक दिस, कुछ इस तरीके बनाने की जगह हमने कुछ उसको ऐसे लिख दिया है ना। थोड़ा मैं एग्जांपल के साथ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ओपन एंडेड सीरीज। मान लीजिए आप लोगों के पास इनकम जो है, इनकम को आपने इस तरीके से लिखा कि 10,000 से कम कमाने वाले लोग लेस देन 10,000, फिर 10,000 से 20,000 के बीच कमाने वाले लोग, फिर 20,000 से 30,000 के बीच कमाने वाले लोग, फिर मोर देन 30,000 कमाने वाले लोग। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी, मान लो 5, 9, 8, 7, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ओपन एंड का मतलब क्या है, द फर्स्ट क्लास हैज नो लोअर और द लास्ट क्लास हैज नो अपर लिमिट। मुझे बताओ लेस देन 10,000 है, 10,000 से कम कमाने वाले लोग, तो अपर लिमिट पता है 10,000 है, बट क्या लोअर लिमिट पता है? कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 ले लो। क्यों? हो सकता है 5 से 10 वाले भी हो उसके अंदर, हो सकता है 4 से 10 वाले भी हो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। तो whenever lower limit is not given to you or upper limit is not given to you, that kind of continuous series comes under open ended series, open end series भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 30,000 से ज्यादा वाले लोग इतने हैं। 30,000 से ज्यादा मतलब क्या? 30 से 40, 30 से 60, 30 से 90, कुछ भी हो सकता है। फाइन, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? ओपन एंड की। और आगे बढ़ते हैं, अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए प्लीज। So cumulative frequency distribution is also comes under continuous part of continuous series, जिसमें दो टाइप होती है, एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मान लो अगर तुम कुछ इस तरीके से तुम्हें कभी कभार सीरीज गिवन होगी, तो इस लेस देन वाले को हम लोग बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड इसको बोलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे समटाइम ओरिजिनल जो ओपन एंडेड वाली, ओपन एंडेड नहीं, जो आप लोगों के पास एक्सक्लूसिव वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज थी पहली वाली, विच इज दिस एक्सक्लूसिव सीरीज, इसमें कन्वर्ट करने को बोला जाता है। तो चलो मैं बता रहा हूं पहले एक्सक्लूसिव से इस तक कैसे पहुंचते हैं और इससे एक्सक्लूसिव तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक। मैंने इससे लेके डेटा लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 2। ठीक है, यही है बेसिकली जिसको लेके लेस देन मोर देन बनी है, या लेस देन मोर देन से एग्जामिनर आपको यहां तक पहुंचने को बोलता है। तो बड़ा सिंपल है, लेस देन 10, इसी को देखो 10 से कम में फ्रीक्वेंसी 2 है। लेस देन 20, 20 से कम में, 20 से कम में तो ये भी आ जाएगा ना, 20 से कम में ये भी आएगा और ये भी आएगा। कितनी हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी? 6। 30 से कम में, 30 से कम में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना भाई। 30 से कम में तो ऊपर वाले सारे, तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12। और 40 से कम में ये सब आ जाएगा 15। तो पेपर में अगर आपको डायरेक्ट ये दे दे और इससे इस पे जाने को बोले, तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच का गैप देखना है। लेस देन 10, 20, 30, तो 10-10 का गैप है। तो लेस देन 10 में मतलब 10 में 10 माइनस करोगे तो लोअर लिमिट इसकी 0 बन जाएगी। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे होगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? पहली फ्रीक्वेंसी हमेशा ही रहेगी, दूसरी निकलेगी दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस। इस तरीके से पहुंचोगे, भूलना मत प्लीज। ओके, नेक्स्ट आता है मोर देन। अब इससे अगर मोर देन बनानी हो और मोर देन से इस पे जाना हो, तो देख लो पहले इससे मोर देन बनाते हैं। तो मोर देन बनाने के लिए क्या करेंगे, या जब लेस देन बनाते हैं तो जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स होती है उसको यूज करते हैं, भूलना मत। चाहे कहीं भी लिखना चाहो तो चोर तरीका लिख लो। और जब क्या नाम है, मोर देन बनाते हैं, तो क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है उसे यूज करते हैं। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। तो मोर देन 0, मोर देन 0 मतलब 0 से 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा में सब कवर हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी सबका टोटल आ गया कितना? 15। मोर देन 10, मोर देन 10 में मतलब ये तीनों आ गए, ये तीनों का टोटल।
मोर देन 20 दोनों आ गए, मोर देन 30 सिर्फ यही आएगा। और ठीक है, अब उसके बाद अगर इससे इस तक पहुंचना है तो इसमें ऐसे बनाना है, मोर देन, सब में 10-10 का गैप है, मोर देन 0 है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और मोर देन 30 है तो 30 से 40 भी जाएगा। जैसे यहाँ पे लेस देन 10 था तो 10 से पीछे तो 0 से 10 गए, लेस देन 20 तो 0 से 10 से 20, लेस देन 30 एंड लेस देन 40, 40 से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे बन गए यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, बड़ा सिंपल है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, आप लोगों के पास जिस तरीके से ये टर्म बनी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी निकाली है, माइनस करके निकलती है। 15 में से 13 गए 2, 13 में से 9 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और लास्ट फ्रीक्वेंसी वही होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वगैरह पढ़ोगे वहां पे। चलिए जी, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब क्लास विद एक जैसी होती है तो इक्वल क्लास इंटरवल, जब क्लास विद अलग अलग होती है, जैसे यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे 25 का है, ये भी 15 का है, सॉरी, बट ठीक है, दो एक जैसे बट एक अलग है तो ये अनइक्वल में ही काउंट होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट आता है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज का मतलब होता है जब सिर्फ मिड वैल्यू लिखी होती है बस, और फ्रीक्वेंसी तो चलो गिवन होगी। जैसे ये मिड वैल्यू है 10, 20, 30, ओके। पेपर में मिड वैल्यू से आपको क्लास इंटरवल तक पहुंचने के लिए कभी कभार बोला जाता है। फिलहाल मैं क्लास इंटरवल से पहले मिड वैल्यू आपको बता दूं, देखो कैसे कैसे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, तो आपको यही मिलेगा। देखो ना, 5 प्लस 15 20, 20 बटे 2 10, 15 प्लस 25 40, 40 बटे 2 20 एंड 25 प्लस 35 कितना होता है यार, 60, 60 बटे 2 30। ठीक है, अब अगर इससे इस पे पहुंचना हो तो मैं आपको तरीका बताता हूं। जो भी आपको मिड वैल्यूज गिवन है, आप देखो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10 का, उसे कहेंगे विथ, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, कुछ किताबें i से भी डिनोट करती हैं। ओके, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें एक बारी 5 माइनस करो तो लोअर लिमिट मिलेगी, और 5 प्लस करो तो अपर लिमिट मिलेगी। तो 5 माइनस करोगे तो मिलेगा 5, 5 प्लस करोगे तो मिलेगा 15। इसमें 5 माइनस करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी, 5 प्लस करोगे तो अपर लिमिट मिलेगी। इसमें 5 माइनस करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी, 5 प्लस करोगे तो अपर लिमिट मिलेगी। खत्म, दैट्स। तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस सीरीज के पार्ट भी पढ़ लिए, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, इंक्लूसिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव, मिड वैल्यू, ये सब हम लोगों ने कर लिया। फिर डिस्क्रीट पढ़ लिया हम लोगों ने, एंड जिसे अनग्रुप भी हम लोग कहते थे, एंड इंडिविजुअल भी हम लोगों ने कर लिया। खत्म। तो मेरी तरफ से ये क्लास ऑलमोस्ट डन है। ऑर्गेनाइजेशन आई बिलीव आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगली क्लास हमारी बनेगी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, एंड होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज हो सके इंडिया के जिस कोने में फैला सकते हो फैला दो, जो भी पहली बार स्टैट्स पढ़ रहे हैं और जिन्हें स्टैट्स में आगे कुछ करने का मन है। ओके, इस लेक्चर में किसी भी चीज की कोई कमी लगी हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट पे, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट पे जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। नमस्ते।